बार बार कुछ ब्रेक हो रहा है, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें जब एमसी का ब्लड फ्लो आया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो शरीर से बाहर नहीं निकला और फेलोपियन ट्यूब में चला गया। तो वो उसको अपन कहते हैं ट्रांस ट्यूबल माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब विस्थापन। तो जहाँ जाना चाहिए था उसके बदले इधर आ गया वो, है ना, आउटसाइड बॉडी जाना चाहिए था तो वो यहीं आ गया ट्यूब में, इसलिए उसको कहते हैं ट्रांस ट्यूबल माइग्रेशन। और चूंकि वो ब्लड जो था वो शरीर से बाहर जाना था, पर वो वापस किस में रहा, शरीर के अंदर ही रहा ना, पेल्विक एरिया में गया या फेलोपियन ट्यूब में गया या और कहीं चला गया, तो वो इसलिए इसका नाम दिया है रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। अब आते हैं अपन कि इसके अलावा और क्या कारण है। तो एक कारण और है जो है फॉल्टी इम्यून सिस्टम। ये फॉल्टी इम्यून सिस्टम का मतलब क्या, कि बॉडी के अंदर कोई भी यदि फॉरेन बॉडी हो तो उसको शरीर क्या करता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। अब ये जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं, या कहना चाहिए कि जो एमसी का डिस्चार्ज था, वो डिस्चार्ज शरीर के लिए अभी तो घातक है, नुकसानदायक है, तो उसको लाइसोजाइम्स क्या करते हैं नॉर्मल इसमें, कि उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, मतलब उसको ख़त्म कर देते हैं। पर इम्यून सिस्टम जब गड़बड़ा जाएगी तब उसको ख़त्म नहीं हो पाएगा और उसके कारण से फिर एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो जाएगा। तो ये इसके 4 कारण हैं। तो मुझे लगता है अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो भी यूट्रस का सेल्स थे एंडोमेट्रियम, वो यूट्रस की अपेक्षा दूसरी, यूट्रस के अलावा दूसरी जगह इम्प्लांट हो गए और उसके कारण शरीर में जो प्रॉब्लम्स हुई वो सिम्टम्स भी देख लिए, उसका एरियाज भी देख लिया, कॉजेज भी देख लिए। इसकी स्टेजेस भी रहती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सीवियर तो कम ही लोग रहते हैं और माइल्ड लोग ज़्यादा रहते हैं, कभी 40% तक एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है विमेंस में। अर्ली एडोलेसेंट एज में होता है और एक मीनोपॉज के समय में भी ये देखा जाता है। मॉडरेट है, इसका मतलब है कि जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा गंभीर है और सीवियर वाले तो बहुत ही गंभीर है। तो इस तरह से ये एंडोमेट्रियोसिस के स्टेजेस होती हैं। तो जिस तरह की स्टेज होगी उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। और जब भी कोई ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि एक्चुअल में एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, क्योंकि इसका आफ्टर इफेक्ट तो बुरा ही है, नुकसानदायक कंडीशन हो जाती है, इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है और पेन तो रहता ही है सब दूर, और जिस ऑर्गन में लगा वो ऑर्गन भी अफेक्ट हो जाता है, इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अब आता है इसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या किया जाए। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो जो सर्जरी है वो तो सबसे लास्ट ट्रीटमेंट रहती है, कि जब दूसरे किसी से होती ठीक नहीं हो रहा तब, तो वो फिर भी है वो एक ट्रीटमेंट, इसलिए मैंने लिख दिया है कि सर्जरी, और उसमें जनरली हिस्टेरेक्टोमी होती है। और बाकी वैसे क्या क्या और किया जाता है, तो मेडिसिन दी जाती है पेन रिलीविंग, जिससे कि पेन नहीं हो। हार्मोनल थेरेपी चलती रहती है, उस हार्मोनल थेरेपी में प्रोजेस्टेरॉन जिसमें है वो ज़्यादा करके दिया जाता है, ताकि जो एस्ट्रोजन है उसका प्रोडक्शन सप्रेस हो जाए। तो इस तरह की थेरेपी चलती है। इसमें कई बार ये वाली जो बर्थ कंट्रोल पिल है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ही है वो हो सकती है, या GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ना, वो एंड्रोजन डेरिवेटिव्स जिसमें है वो भी क्या करते हैं, ये सप्रेस करने का काम करते हैं। और जब ये सप्रेस होगा तो एंडोमेट्रियल जो लेयर है उसकी ग्रोथ चेक हो जाती है, इसलिए ये वाली थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी लेडीज़ को लेना पड़ती है और कई लोगों में ये थेरेपी लेकर भी व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसके अलावा कई बार IUD का प्लेसमेंट भी करना पड़ता है, इंट्रायूटेराइन जो डिवाइसेस हैं उनका, उससे भी कई बार जो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब इसके अलावा ये देखा गया है एक्सरसाइज उनको करते रहना चाहिए। जैसे कहा है कि एक्सरसाइज में पेन होता है, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है वो हेवी एक्सरसाइज नहीं, नॉर्मल एक्टिव रहने के हिसाब से वॉकिंग और जो भी नॉर्मल काम है वो ऐसे लेडी ने एक्टिव रह के करना चाहिए, जिससे कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सब कैसे रहें, प्रॉपर हेल्दी रह सके। और नहीं तो पेन हो रहा है और इसलिए पूरा आराम ही करता जाए व्यक्ति, तो उसके कारण और ज़्यादा जो एडिशन है वो हो जाएगा और प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आता है खास डाइट वाला पार्ट। डाइट में क्या ध्यान रखना चाहिए, तो वेल बैलेंस डाइट हमेशा होना चाहिए। इसका कारण यही है कि जितना व्यक्ति हेल्दी रहता है उतना उसके बॉडी में इम्यूनिटी पावर भी ज़्यादा रहती है और कोई भी जो स्ट्रेस आ रहा है बॉडी के ऊपर उसको बियर करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। इसलिए
उस लेडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रखने के लिए एक वेल बैलेंस डाइट हमेशा देना चाहिए। और इस डाइट में क्या चीज़ें, रिसर्च से ये पता चला है कि क्या चीज़ें फ़ायदेमंद है, तो प्रोबायोटिक्स फ़ायदेमंद देखे गए हैं, और उसी तरह से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए ये चीज़ों को लेते रहना चाहिए। और जिस चीज़ से नुकसान देखा गया है वो है कैफ़ीन। तो जिसमें भी कैफ़ीन कंटेंट है उन चीज़ों को न लिया जाए तो पेन जो रहता है वो दूर हो सकता है। तो इस तरह से ये वाली जो डिसीज़ है, इस डिसीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये अपना लेक्चर हो गया। तुम लोग इसको सुनने के बाद में मेरे को ज़रूर बताया करो कि किस किस ने सुन लिया, तो मुझे भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाता है। दूसरी बात, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ लिया करो। तो ये अब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया।